भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत में संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुए। यह काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए स्वयं ब्रिटिश शासन ने आधार तैयार किया। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने में कुछ प्रेरक तत्वों का भी योगदान रहा, जिनमें प्रमुख संचार के साधन, भारत की राजनीतिक एकता, समाचार पत्रों का विकास इत्यादि है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता एक कठिन संग्राम का परिणाम थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तृत अध्ययन हम 3 चरणों के अंतर्गत करेंगे। प्रथम चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी, उदारवादी काल। द्वितीय चरण 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी, क्रांतिकारी काल। तृतीय चरण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी, गांधी युग। अब इनका क्रमशः अध्ययन करते हैं। प्रथम चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, उदारवादी काल। सन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का समय भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण माना जाता है। प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि एक राजनीतिक संस्था थी, परंतु इस समय लक्ष्य अस्पष्ट था। इस समय आंदोलन का प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय लोग कर रहे थे, जो कि पश्चिम शिक्षा प्राप्त विचारधारा से प्रभावित थे। प्रथम चरण का विस्तृत अध्ययन अग्रवत चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, उदारवादी युग। नंबर 2, उदारवादियों का इंग्लैंड में प्रचार। नंबर 3, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया। नंबर 1, उदारवादी युग। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय तत्कालीन प्रमुख उदारवादी राष्ट्रीय नेता थे। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों के कारण इस काल को उदारवादी युग कहा गया। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही हम देश को आजाद करा सकते हैं। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था और ये अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे। उदारवादियों के अंग्रेजों के प्रति लचीलेपन के व्यवहार के कारण ही उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति से संबोधित किया, जबकि उदारवादी क्रांतिकारी रूप के बजाय क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रधान श्रेय ब्रिटिश शासन को है। इस समय कांग्रेस की प्रमुख मांगों में भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए तथा केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त उच्च सरकारी नौकरियों में अंग्रेजों के समान अवसर तथा सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में भी आयोजित कराई जाने की मांगें प्रमुख थीं। उदारवादी नेताओं के अनुरोध पर ही भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बलबाई आयोग की नियुक्ति की गई। उदारवादियों ने साम्राज्यवाद का आर्थिक रूप से विवेचना करते हुए इस बात को जाना कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद में निहित उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन रखना है। इसलिए प्रारंभिक उदारवादियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रभावशाली तर्क रखे और आंदोलन किए। उदारवादियों ने सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रशासनिक कदमों की आलोचना करते हुए प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को दूर करने की आवाज उठाई। उदारवादियों की प्रमुख मांग न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किए जाने की थी, ताकि जनसाधारण के हित में कुछ सुरक्षात्मक कार्य हो सकें। तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए आवश्यक था कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले तथा अलग अलग मतों के लोगों के बीच समन्वय स्थापित कर देश को एक राष्ट्र के रूप में ही संगठित किया जाए। उदारवादी लोग क्रमिक और संवैधानिक नीतियों में विश्वास करते थे। ये उदारवादी दल अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के चले जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। नंबर 2, उदारवादियों का इंग्लैंड में प्रचार। उदारवादी विश्वास करते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे।
भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही की वजह से इंग्लैंड तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, वेडरवर्न आदि नेताओं का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इसी क्रम में 1888 ईस्वी में नौरोजी ने विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की। इसी प्रकार 1889 ईस्वी में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनी, जिसने 1890 ईस्वी में इंडियन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य इंग्लैंड के नागरिकों को भारत की यथास्थिति से परिचय कराना था। दादा भाई नौरोजी बार बार यही कहते थे कि अंग्रेज भारत का भला चाहते हैं और यदि हम कुछ ऊंची आवाज से अपनी बात उन तक पहुंचाएं तो निष्फल नहीं जाएगी। अतएव यह भी निर्णय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1892 का अधिवेशन लंदन में किया जाए, लेकिन उस दौरान वहां का चुनाव होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने भारतीयों की समस्या के निवारण हेतु समय समय पर अपने प्रतिनिधिमंडल को ब्रिटेन भेजा। 1890 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी एवं A.O. ह्यूम शामिल थे। इन प्रयासों का परिणाम ये रहा कि इंग्लैंड में भारतीय जनमानस की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक गुट का निर्माण हुआ। उदारवादी नेताओं द्वारा की जा रही मांग को देखते हुए सरकार ने 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों की राजनीतिक अधिकार की सीमा पहले से थोड़ी अधिक बढ़ गई। नंबर 3, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया। आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के प्रति सरकार का रुख उदारवादी था, परंतु जैसे जैसे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने लगी, उसने अपनी मांगों को प्रबल तरीके से सरकार के समक्ष रखना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि मुझे उसका भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व का दावा बेबुनियाद लगता है। कांग्रेस तो एक ऐसे नगण्य अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है जिसको एक शानदार और विभिन्न रूपों वाले साम्राज्य के शासन की बागडोर हरगिज नहीं दी जा सकती। इसी क्रम में एल्गिन द्वितीय ने दंभ भरे स्वर में कहा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे, जबकि कांग्रेस के संबंध में कर्जन का कथन था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस के दमन में सफलता नहीं मिलने के कारण इस संस्था को विशाल भारतीय मध्यम वर्ग का सहयोग प्राप्त होना था। बी, स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण। 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम का द्वितीय चरण आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी तथा इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट थे। कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू हो गए थे। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज रखा। कांग्रेस के विचारों के अतिरिक्त द्वितीय चरण में नवराष्ट्र या उग्रवाद का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन या क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों की असफलता के फलस्वरूप उग्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध अनेक युग नेताओं का मोह भंग हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण का विस्तृत अध्ययन हम अग्रवत चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। नंबर 2, अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी। नंबर 3, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। नंबर 4, उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग। नंबर 5, उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। नंबर 6, उग्रवादियों के उद्देश्य एवं तरीके। नंबर 7, क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन। नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। नंबर 9, अहरार आंदोलन 1906 ईस्वी। नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। नंबर 11, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 ईस्वी। नंबर 12, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। नंबर 13, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। नंबर 14, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। नंबर 15, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 17, हंटर कमेटी 1919। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करते हैं। नंबर 1, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी।
1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के साथ ही उग्र राष्ट्रवाद की उदय की परिस्थितियां विकसित हो चुकी थीं। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी, जो कि गुलाम भारत की कुल आबादी का 1/4 थी। इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था, जिसकी पुष्टि तत्कालीन राज्य सचिव रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन को लिखे गए उस पत्र से होती है, जिसमें उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। बंगाल का बंटवारा करने से हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, जिससे बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे दबाने के उद्देश्य से कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले 2 भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई, जिसके क्रम में दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर फैलने पर चारों ओर विरोध स्वरूप बैठकें हुई। विरोध कितना जबरदस्त था, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पहले 2 महीने में ही केवल पूर्वी बंगाल में 500 बैठकें आयोजित की गईं। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया तथा उग्रवादी दल के नेता तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाना चाहा। इसी क्रम में 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। बंग भंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचार के नेताओं की पकड़ और मजबूत होने लगी तथा एक ओर जहां उदारवादी नेता हिंसा का विरोध करते थे, वहीं उग्रवादी हिंसा के समर्थक थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों के मध्य वैचारिक भेद उभर कर सामने आया, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रयास से यह मतभेद दबा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के मध्य चल रहे मतभेद के परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेताओं ने स्वयं को कांग्रेस से अलग कर लिया। बंग भंग आंदोलन की सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से मिली, जिसके अंतर्गत औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनना व विदेशी बर्तन का इस्तेमाल बंद कर दिया तथा धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इंकार कर दिया। यहां तक कि महंतों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली, जिनमें महत्वपूर्ण संगठन स्वदेश बांधव समिति था। 12 साल के एक अध्यापक अश्वनी कुमार के नेतृत्व में गठित इस समिति की 159 शाखाएं पूरे जिले के दूर दराज इलाकों में फैली थीं। यह संस्था बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल रही। स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों आदि का भी प्रयोग किया। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य भूमिका बंगाल के छात्रों की रही। इस समय बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल ने कलेक्टरों के पास पत्र भेजकर कॉलेज के छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोका और आदेश दिया कि यदि छात्र नहीं मानते हैं तो उनकी सरकारी सहायता बंद कर दी जाए। इस पत्र को कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों का बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में छात्रों को कॉलेजों से निकालने तथा जुर्माना लगाने के कारण उन्होंने सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की, जिसके सचिव छात्र नेता सचिंद्र प्रसाद बसु चुने गए। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य छात्र संगठन डॉन सोसाइटी ने किया। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को
रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। इसी क्रम में टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सद्गुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की और इसी कड़ी में आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। यह समय बंगाल साहित्य, विशेष रूप से काव्य के लिए स्वर्णकाल था। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय आदि के गीत आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसी क्रम में टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक विशेषता महिलाओं का इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की थी। इस आंदोलन में पहली बार औरतें घर से बाहर निकलीं, प्रदर्शन में भाग लेने लगीं, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल वारीसाल ही इसका अपवाद रहा। प्रमुख रूप से यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। इस आंदोलन में बहुसंख्यक मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। तत्कालीन समय में बंगाल के अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का सहारा लेते हुए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन के विरोधी के रूप में किया गया। बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन अपने तात्कालीन लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहा, क्योंकि इस अवसर पर बंगाल का विभाजन समाप्त नहीं किया गया। फिर भी आंदोलन के दूरगामी लाभ प्राप्त हुए, जिसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी हुई और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, जिसके क्रम में प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन 1905 में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में बनारस में हुआ। 1908 ईस्वी के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई, जिसका मुख्य कारण था आंदोलन के 9 बड़े नेता का गिरफ्तार होना या निर्वासित किया जाना, जिनमें तिलक को 6 वर्ष की कैद, अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मिश्र को निर्वासित कर दिया गया। पंजाब के अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को निर्वासित किया गया तथा मद्रास के चिदंबरम पिल्ले एवं आंध्र के हरि सर्वोत्तम राव को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अतिरिक्त अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। बंग भंग आंदोलन के दमन के परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ। वारीसाल सम्मेलन 1906 में एस अब्दुल रसूल ने कहा था, पिछले 50 से 100 सालों में हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने इन 6 महीनों में हासिल कर लिया है। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसने आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की तथा भावी संघर्ष का बीज बोकर ही खत्म हुआ। नंबर 2, अरुणडेल कमेटी 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 ईस्वी में अरुणडेल कमेटी का गठन किया, जिसने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया। नंबर 3, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। बंगाल विभाजन के बाद 1905 से 1907 के दरमियान नरमपंथियों एवं गरमपंथियों के बीच मतभेद उभरकर सामने आ गए। हालांकि बंग भंग का विरोध दोनों गुट एकजुट होकर कर रहे थे। अंतर सिर्फ इतना था कि गरमपंथी व उस समय के उनके प्रमुख नेता अरविंद घोष का मानना था कि इस स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न करके उसे देश के अन्य भागों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन नरमपंथियों व उनके नेता फिरोज शाह मेहता का मानना था कि अभी हम इतना सशक्त नहीं हुए हैं कि इस आंदोलन को देशव्यापी बनाया जाए। 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, शायद आप सत्ता की ताकत को महसूस नहीं करते। यदि कांग्रेस गरमपंथियों के सुझाव पर चलेगी तो सरकार को इसे खत्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गई। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें बंग भंग की आलोचना की गई तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया।
दोनों गुटों में मतभेद का प्रारंभ प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव पर हुआ, जिसके क्रम में नरमपंथी प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करना चाहते थे, परंतु राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। फिर भी यह प्रस्ताव पारित हो गया। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। जबकि नरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। सरकार के साथ देशव्यापी असहयोग के वे बिल्कुल खिलाफ थे। दोनों गुटों के बीच दरार 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में उस समय बढ़ गई जब तिलक ने सुझाव दिया कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु राष्ट्रवादियों या गरम दल के नेताओं को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने के लिए नरमपंथियों ने वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। दादा भाई नौरोजी को सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे, अतः मामला सुलझ गया। कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रवादी चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन सारे भारत में चलाया जाए, परंतु नरमपंथी इसे कांग्रेस तक सीमित रखना चाहते थे। इसको लेकर दोनों में झड़प हुई। परिणाम स्वरूप 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के बाद के अगले अधिवेशन में कब्जे के लिए दोनों के मध्य खुलेआम प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। सूरत अधिवेशन में राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरम दल वालों ने रासबिहारी घोष को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु तिलक घोष के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 2 शर्तों पर राजी हुए। इनमें पहली शर्त के अंतर्गत कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में पास किया था, उन्हें फिर से पास किया जाए, तथा दूसरी शर्त थी कि घोष के भाषण के जिस अंश में राष्ट्रवादियों की आलोचना की गई है उसे हटा दिया जाए। लेकिन नरमपंथी किसी भी समझौते को तैयार न थे। अंततः लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया और रासबिहारी घोष अध्यक्ष बने, परंतु इसके तुरंत बाद जब तिलक अपना प्रस्ताव पेश करने मंच पर आए, तब दोनों पक्षों में मारामारी मच गई। 1600 सदस्य एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, कुर्सियां फेंकने लगे। किसी ने मंच पर जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। फलस्वरूप अधिवेशन को स्थगित करना पड़ा। मोतीलाल घोष ने कांग्रेस की एकता को बचाए रखने का असफल प्रयास किया। इस प्रकार सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में नरमपंथी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा गरमपंथी अर्थात नेशनलिस्ट पार्टी में बट गई। कांग्रेस के इस विभाजन से जीत केवल अंग्रेजों की हुई। मिंटो ने मॉर्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत अधिवेशन के घटनाक्रम के बाद 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर कांग्रेसियों ने बैठकों को आयोजित करने की एक नियमावली बनाई, जिसके द्वारा गरम दल वालों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए गए। स्थगित हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया, जहां अध्यक्ष रासबिहारी घोष को ही बनाया गया। सूरत अधिवेशन में H.W. नेविन्सन संवाददाता के रूप में उपस्थित थे। नंबर 4, उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग, पिस्तौल एवं बम की राजनीति। 1907 के अंत में भारतीय राजनीति में एक और मोड़ आया। फिरंगी हुकूमत से विक्षुब्ध युवकों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पिस्तौल एवं बम की राह पकड़ ली। स्वतंत्रता संघर्ष के द्वितीय चरण के अंतर्गत एक और उग्रवादी तथा दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए, लेकिन दोनों का उद्देश्य ब्रिटिश राज से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। एक तरफ उग्रवादी विचारधारा के लोग बहिष्कार आंदोलन को आधार बनाकर लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों और बंदूकों के उपयोग से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। नंबर 5, उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण नरमपंथी राजनीति अव्यावहारिक हो चुकी थी। उदारवादियों के लंबे प्रयत्नों के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हो सका, तो ऐसा समझा गया कि सरकार ने उदारवादियों के प्रयासों को कमजोरी के रूप में स्वीकार किया है। सरकार दमन पर उतारू थी और गरमपंथी राजनीति भी असफल सिद्ध हो चुकी थी। अतः बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, तिलक आदि नेताओं ने उदारवादियों की आलोचना करते हुए दृढ़ दबावों के द्वारा
स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात कही। इस समय उग्रवादी एवं क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय के कई प्रमुख कारण रहे, जिनका विवरण इस प्रकार है। ए. कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। बी. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। सी. भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। डी. बंगाल का विभाजन। ए. कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। कांग्रेस की उदारवादी नीति की असफलता ने देश के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी असंतोष पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल को आंदोलित कर दिया। इसके क्रम में लाला लाजपत राय ने कहा, शिकायतें दूर करने एवं रियायतें प्राप्त करने की 20 वर्षों के अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर ही प्राप्त हुए। युवा नेताओं ने सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी समय समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। इसी नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इस वामपंथ ने अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि साथ ही साथ उसने पूंजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का सवाल भी उठाया। बी. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तत्कालीन समय के मिस्र, फारस एवं तुर्की में सफल स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को काफी उत्साहित किया, जिसके क्रम में 1868 ईस्वी के बाद आधुनिक जापान के उदय, 1896 ईस्वी में इथोपिया की इटली पर विजय तथा 1905 ईस्वी में जापान की रूस पर विजय से अत्यधिक प्रभावित हुई तथा इससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि यूरोप अजेय नहीं है। नंबर सी. भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देश में लगभग 18 बार अकाल पड़े थे, जिससे अपार धन जन की हानि हुई। 1896-97 ईस्वी और 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच बंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी से करीब 1,73,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार ने इस बीमारी को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टे प्लेग की जांच के बहाने उनके अधिकारियों द्वारा भारतीयों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। प्लेग के समय अमानवीय व्यवहार का बदला लेने के लिए पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। यह भारत की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। तिलक ने अपने पत्र केसरी में इस हत्या की तुलना शिवाजी महाराज द्वारा अफजल की हत्या से की। इसी कारण तिलक को 18 माह की सजा मिली। डी. बंगाल का विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घिनौना कार्य था बंगाल का विभाजन। कार्यकाल में बंगाल विभाजन के फैसले के कारण देश भर में जन आक्रोश व्याप्त हो गया। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भारतीय युवाओं में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का काल कहा जाता है। कर्जन के कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी कार्यों ने उग्रवादियों को आंदोलित किया। कर्जन के बंगाल विभाजन के निर्णय ने राष्ट्रीय आंदोलन को 20 वर्ष आगे कर दिया। नंबर 6. उग्रवादियों का उद्देश्य एवं ढंग। सन 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ, जिनमें 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष प्रमुख थे। इन नेताओं ने आंदोलन करते हुए स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया, जिसके क्रम में तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक तरफ जहां उदारवादी दल के नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करके ही हम स्वराज्य या स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं जताया।
उग्रवादियों को अधिकारों की प्राप्ति हेतु याचना करने या गिड़गिड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उग्रवादी नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसी में भारतीयों के हित के निहित होने की बात कही। इसी क्रम में विपिन चंद्र पाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा वह शिक्षा है जो राष्ट्रीय रूपरेखाओं के आधार पर चलाई जाए, जो राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित हो। नंबर 7, क्रांतिकारी एवं उग्रवादी आंदोलन। क्रांतिकारी उग्रवादी आंदोलनों का समय 19वीं सदी का अंत तथा 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था। यह उग्र राष्ट्रवाद की ही एक अवस्था थी। क्रांतिकारी लोग अपीलों, प्रेरणाओं और शांतिपूर्ण संघर्षों को नहीं मानते थे। इनका विश्वास था कि पाश्चात्य साम्राज्य केवल पश्चिमी हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। फिरंगी हुकूमत से बेइंतहा नफरत करने वाले इन युवाओं ने तय किया कि किसी भी तरह से इस फिरंगी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है, इसके लिए चाहे जितना बल प्रयोग करना पड़े। इसलिए इन्होंने बम तथा पिस्तौल का प्रयोग किया, डकैतियां डाली व खजाने लूटे। कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए अरविंद घोष ने 1893-94 ईस्वी में न्यू लैंपस फॉर ओल्ड का प्रकाशन किया। क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक सर्वाधिक बंगाल में थे। वारिसाल सम्मेलन में पुलिस लाठीचार्ज के बाद 22 अप्रैल 1906 ईस्वी को युगांतर नामक अखबार ने लिखा, उपाय तो स्वयं लोगों के पास हैं। उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। बल को बल द्वारा ही रोका जाना चाहिए। क्रांतिकारी युवकों ने आयरिश आतंकवादियों एवं रूसी निहिलिस्टों के संघर्ष के तरीकों को अपनाकर बदनाम अंग्रेज अधिकारियों को मारने की योजना बनाई। परिणाम स्वरूप देश के अनेक भागों में कार्रवाइयां हुईं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। ए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। बी, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। सी, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। डी, मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन। ई, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। एफ, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। ए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। नंबर 2, वीडी सावरकर। नंबर 3, व्यायाम मंडल। नंबर 4, नासिक षड्यंत्र केस। नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना, जो कि 1897 ईस्वी में संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पूना जिले के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज्य के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक चितपावन ब्राह्मण थे। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इन्होंने राष्ट्रीय भावना एवं एकता बढ़ाने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया। चितपावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया गया। तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। यह सजा इन्हें अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार की आलोचनापूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया, जिसके दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। 1897 ईस्वी में इन्हें अपने पत्र केसरी में रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। इसी क्रम में 24 जून 1908 ईस्वी को तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर बर्मा की मांडले जेल में 6 वर्ष तक रखा गया। मांडले प्रवास के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। तिलक की सजा के विरोध में बंबई के 80 कपड़ा मिलों और रेल मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की। 1908 ईस्वी में पहली राजनीतिक हड़ताल की। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक बैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक की प्रेरणा से ही महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई। तिलक को प्रायः राजनीति में उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधारों में नरम दलीय व्यक्ति माना जाता है। नंबर 2, वीडी सावरकर।
विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना गणपति उत्सव मनाने के उद्देश्य से की गई थी, जो क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत के रूप में 1904 में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गईं। अभिनव भारत मेजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त सभा थी, जिसका वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। 1906 ईस्वी में वीडी सावरकर के लंदन जाने के बाद भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत के पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। इसी क्रम में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की पुस्तकें लिखने के कारण 9 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नंबर 3, व्यायाम मंडल। व्यायाम और शस्त्र संचालन की शिक्षा देकर चापेकर बंधु नौजवानों का एक ऐसा गुट तैयार करना चाहते थे जो देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो। क्रांतिकारियों ने भ्रष्ट अधिकारियों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई, जिसके तहत चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। पूना में 22 जून 1897 ईस्वी की रात को हीरक जयंती समारोह से लौटते हुए पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा उनके साथी लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 8 फरवरी 1899 ईस्वी को व्यायाम मंडल के सदस्यों ने उन द्रविड़ बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने 20,000 रुपए के इनाम के लालच में दामोदर चापेकर को गिरफ्तार कराया था। द्रविड़ बंधुओं की हत्या के आरोप में व्यायाम मंडल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनमें बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर और विनायक रानाडे को फांसी दे दी गई। इस प्रकार व्यायाम मंडल का पतन हो गया। चापेकर बंधु क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से जुड़े थे। 1917 ईस्वी में आतंकवाद की घटनाओं की जांच के लिए बैठाए गए रॉलेट कमीशन ने पूना की इन घटनाओं को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा था। चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 ईस्वी में की गई रैंड एवं एयरस्ट की हत्या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। तिलक ने केसरी के अपने एक लेख में इस हत्या की तुलना शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खां की हत्या से की, जिस कारण से उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, जिसके लिए उन्हें 18 माह की सजा काटनी पड़ी। नंबर 4, नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी। भ्रष्ट एवं नीच अधिकारियों को नर्क में पहुंचाने के लिए 21 दिसंबर 1909 ईस्वी की रात को नासिक के अप्रिय जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। फलस्वरूप कन्हारे, कृष्णजी गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और 37 व्यक्तियों के साथ नासिक षड्यंत्र केस चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का पतन शुरू हो गया। बी, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल पहुंचा। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बाद यहां नए सिरे से राजनैतिक चेतना जागृत हुई। वास्तव में बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बिंदु था। क्रांतिकारी गतिविधियां मुख्यतः 2 प्रकार की थीं। नंबर 1, देशद्रोहियों, मुखबिरों एवं अत्याचारी अफसरों की हत्या करना तथा नंबर 2, सरकारी डाका डालकर हथियार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया। देखते ही देखते पूरे बंगाल में क्रांतिकारियों के अनेक संगठन बन गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुशीलन समिति और युगांतर थे। यहां क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय अरविंद घोष के छोटे भाई बरींद्र कुमार घोष एवं विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्त को दिया जाता है। 1906 ईस्वी में इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया।
बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तृत अध्ययन निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1 अनुशीलन समिति, नंबर 2 ढाका अनुशीलन समिति, नंबर 3 आत्मोन्नति समिति, नंबर 4 युगांतर एवं अन्य, नंबर 5 किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, नंबर 6 अलीपुर षड्यंत्र केस, नंबर 7 हावड़ा षड्यंत्र केस। नंबर 1 अनुशीलन समिति। प्रमथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ। समिति का नाम अनुशीलन समिति नरेन भट्टाचार्य अर्थात M.N. राय ने सुझाया था। इस तरह 1903 ईस्वी में ही अनुशीलन समिति का जन्म हो गया। प्रारंभ में समिति का नाम भारत अनुशीलन समिति था, जिसके अध्यक्ष प्रमथ मित्रा अर्थात पी मित्रा तथा उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास और अरविंद घोष थे। 1906 ईस्वी में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ। 1907 में बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से कलकत्ता में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। समिति के परिप्रेक्ष्य में बारिंद्र कुमार घोष जैसे लोगों को लगा कि विशुद्ध राजनीतिक प्रचार काफी नहीं है, नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बड़े खतरों का मुकाबला किया जा सके। नंबर 2 ढाका अनुशीलन समिति। इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में था। ढाका में अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं थीं, इसलिए इसका कार्यालय ढाका में खोला गया, जिस कारण से इसे ढाका अनुशीलन समिति कहा गया, जिसका नेतृत्व पी मित्रा एवं पुलिन बिहारी दास ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों की पहली महत्वपूर्ण बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में 1908 में की गई। इस डकैती का नेतृत्व पुलिन बिहारी दास ने किया था। नंबर 3 आत्मोन्नति समिति। विपिन बिहारी गांगुली द्वारा स्थापित आत्मोन्नति समिति बंगाल की अन्य क्रांतिकारी संस्था थी, जिसमें मराठी विद्वान सखाराम गणेश देउस्कर, जो बंगाली में निपुण थे, बंगाल और महाराष्ट्र के बीच क्रांतिकारियों के बीच कड़ी का काम करते थे। नंबर 4 युगांतर एवं अन्य। वरिंद्रनाथ घोष ने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पहली पुस्तक प्रकाशित की, जो क्रांति से संबंधित थी तथा इसमें आनंद मठ का भाव था। इस पुस्तक में क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो जाए। वरिंद्रनाथ घोष ने अपनी दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति लिखी। यह पुस्तक अक्टूबर 1907 ईस्वी में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित की गई। इस पुस्तक में कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। ये पुस्तक बंगाल क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बन गई। वारिंद्रनाथ घोष ने खुलकर क्रांति का प्रचार करने के लिए 1906 ईस्वी में युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 साल की कड़ी सजा दी गई। 1908 में इस पत्र को बंद करना पड़ा। युगांतर पत्र के नाम पर युगांतर नामक एक अन्य क्रांतिकारी समिति की स्थापना की गई, जिसकी बंगाल के विभिन्न भागों में शाखाएं थी। वारिंद्र घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया तथा बताया कि क्रांति किस प्रकार प्रभावी होगी। इस गुट ने बम बनाए तथा कुख्यात अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। इसी क्रम में पूर्वी बंगाल तथा बंगाल के उपराज्यपालों की हत्या के प्रयास किए गए, लेकिन वह असफल रहे। वारिंद्र घोष ने 1907 ईस्वी में आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करने के लिए हेमचंद्र दास के सहयोग से मणिकतुल्ला नामक पार्टी बनाई। क्रांतिकारी हिंसक घटनाओं का आरंभ 1906 ईस्वी में हुआ, जब धन की व्यवस्था के लिए क्रांतिकारियों ने डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल न हो सके। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के उपरांत बंगाल में उग्रवादी राष्ट्रवाद को शक्तिशाली प्रेरणा मिली और अनेक गुप्त क्रांतिकारी समितियों जैसे कि मायमेन सिंह की सुहृदय समिति और साधना समिति, वारिसाल की स्वदेश बांधव समिति और फरीदपुर की ब्रती समिति की स्थापना की गई।
जिनको सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पुस्तकों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी मुक्ति कौन पाथे अर्थात मुक्ति किस मार्ग से, में भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया तथा बंगाल के युवकों को शक्ति की प्रतीक भवानी की पूजा करने को कहा गया ताकि वे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तथा नैतिक बल प्राप्त कर सकें। क्रांति के प्रसार में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम जैसी पत्रिकाएं सहायक सिद्ध हुईं। इस पुस्तक के माध्यम से घोष जी ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नंबर 5, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। ये छोटे छोटे अपराधों में बड़ी बड़ी सजाएं देने में चर्चित थे, जिन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। उद्देश्य के विपरीत किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। परिणाम स्वरूप प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1908 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस वारिंद्रनाथ घोष की क्रांतिकारी समिति युगांतर के सदस्य थे। नंबर 6, अलीपुर षड्यंत्र केस। फिरंगियों ने 18 मई 1908 ईस्वी को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ घोष और कन्हैयालाल दत्त ने हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील तथा पुलिस अधीक्षक की भी हत्या कर दी गई, जिसके लिए वरिंद्र गुट के लगभग सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा मिली, लेकिन अरविंद घोष उचित साक्ष्यों के अभाव के चलते छोड़ दिए गए। तत्कालीन प्रसिद्ध वकील चितरंजन दास ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अरविंद घोष को बचाया था। अरविंद घोष ने कर्मयोगिन नामक पत्र अंग्रेजी में निकाला, जिसके आपत्तिपूर्ण लेखों के लिए इनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया। तब से ये फरार हो गए और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया तथा पांडिचेरी के आरोविल में एक आश्रम की स्थापना करके रहने लगे। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 11 दिसंबर 1908 ईस्वी को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। इसके बाद यह समिति 2 भागों में बंट गई। पहला भाग सेवा कार्यों में लग गया तथा दूसरा भाग गुप्त समिति का कार्य करता रहा, जिसके प्रमुख कार्यकर्ता विनय भूषण दत्त, सतीश सेन, भोलानाथ इत्यादि थे। नंबर 7, हावड़ा षड्यंत्र केस। 1910 ईस्वी में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या का अभियुक्त बनाया गया और उन पर हावड़ा षड्यंत्र केस चलाया गया। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। बाघा जतिन क्रांतिकारी संगठनों जैसे युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी आदि के सक्रिय सदस्य रहे। तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों के लिए प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ जाना एक स्वर्णिम अवसर प्रतीत हुआ। 1915-16 ईस्वी में बंगाल में राजनीतिक डकैतियां तथा हत्याएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं। अधिकांश क्रांतिकारी गुट जतीन्द्रनाथ मुखर्जी के नेतृत्व में एकजुट हो गए। 9 सितंबर 1915 ईस्वी को उड़ीसा के बालासोर में पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर जतिन ने मरते दम तक अत्यंत वीरतापूर्वक मुकाबला किया। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट में 1906 ईस्वी से 1917 ईस्वी के मध्य बंगाल में 110 डाके तथा हत्या के 60 प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है। सी, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय भू राजस्व तथा सिंचाई करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक अजीत सिंह, लाला लाजपत राय तथा बाबा सूफी अंबा प्रसाद थे। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, भारत माता सोसाइटी। नंबर 2, लाहौर षड्यंत्र। नंबर 1, भारत माता सोसाइटी। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जतिन मोहन चटर्जी थे, जिन्होंने 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था बनाई। इनका परिवार सहारनपुर में बसा था।
इनके साथ लाला हरदयाल, सूफी अम्बा और अजीत सिंह आ मिले। पंजाब सरकार का सुझाव था कि चिनाब तथा बारी दोआब नहरी बस्तियों में भूमि कर बढ़ाया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता में रोष व्याप्त हो गया। इस विधेयक का विरोध लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के नेतृत्व में किया गया। विरोध के फलस्वरूप केंद्रीय सरकार ने कर बढ़ाने का विधेयक तो रद्द कर दिया, लेकिन नेतृत्व कर रहे अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय को 1907 में निर्वासित कर दिया गया तथा लाला हरदयाल विदेश चले गए। 1908 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद्र के हाथों में आ गया, जिनका संबंध बंगाल के क्रांतिकारियों से था। रास बिहारी बोस बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच की एक कड़ी थे। इन्हीं की योजना पर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की राज यात्रा के समय चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया। बम फेंकने वालों में बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास को बंगाल से भेजा गया था। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। नंबर 2, लाहौर षड्यंत्र केस। 1915 ईस्वी में पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें निश्चय किया गया कि 21 फरवरी 1915 ईस्वी को संपूर्ण उत्तरी भारत में एक साथ क्रांति की शुरुआत की जाए। किंतु इस योजना की भनक सरकार को लग गई, जिसके कारण अनेक नेता पकड़े गए। इन नेताओं को लाहौर षड्यंत्र के तहत सजा दी गई। सजा पाने वाले नेताओं में पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक जगत सिंह इत्यादि थे। अजीत सिंह ने लाहौर में मुहिब्बाने वतन नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी तथा भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इसी क्रम में लालचंद ने लाहौर में वंदे मातरम बुक एजेंसी तथा अजीत सिंह ने भारत माता बुक एजेंसी खोली। डी, मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के अन्य प्रांतों की तर्ज पर मद्रास प्रांत में भी क्रांतिकारी विचारों का प्रसार हुआ। यहाँ नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर ने गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की। अय्यर ने 17 जून 1911 ईस्वी को तिन्नेवेल्ली के जिला जज आशे की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या कर ली। ई, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग समारोह पूर्वक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को उनके जुलूस पर बम फेंका गया, परंतु वो बच गया। लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या के षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जबकि बम फेंकने वालों में बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास प्रमुख थे। लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या से संबंधित मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीर चंद्र को फांसी हो गई तथा षड्यंत्र का रहस्य खुल जाने पर रास बिहारी बोस जापान भाग गए, जहां उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एफ, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने विदेशों में भी अपने केंद्र स्थापित कर लिए थे। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य था विदेशों में काम कर रहे हिंदुस्तानियों को संगठित करना, अन्य देशों के क्रांतिकारियों से संपर्क करना तथा भारत की स्वतंत्रता के बारे में प्रचार करना एवं विदेशियों से सहायता प्राप्त करना। इन केंद्रों के प्रमुख देश ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी तथा फ्रांस थे। विदेशों में आंदोलनों का प्रचार प्रसार करने में सबसे मशहूर थे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर और लाला हरदयाल तथा यूरोप में मैडम कामा और अजीत सिंह। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, लंदन। नंबर 2, कर्जन वायली की हत्या। नंबर 3, मैडम भीकाजी कामा। नंबर 4, अमेरिका। नंबर 5, जर्मनी। नंबर 6, अफगानिस्तान। नंबर 7, कामागाटामारू प्रकरण। नंबर 8, तोशामारू कांड। नंबर 9, सिल्क पेपर षड्यंत्र। आइए अब इनका क्रमशः अध्ययन करते हैं। नंबर 1, लंदन। भारत के बाहर सबसे पुरानी क्रांतिकारी समिति इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत स्वशासन समिति की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई, जो कि भारत से बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्याम कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के
काठियावाड़ प्रदेश के वासी थे। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया और अपना कार्यक्षेत्र लंदन को चुना। इनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका सुझाव ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन ने दिया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालना प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना और ब्रिटेन में अपने पक्ष का प्रचार करना है। इसी क्रम में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो बाद में क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण लंदन की मीडिया ने इनकी आलोचना की, जिस कारण से श्यामजी लंदन छोड़कर पेरिस चले गए और इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व वीडी सावरकर ने संभाला। 10 मई 1908 ईस्वी को हाउस में गदर दिवस मनाया गया। यही वह समय था जब वीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, जिसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला का गठन किया था। नंबर 2, कर्जन वायली की हत्या। लंदन में 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप ढींगरा को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। इसके बाद वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक षड्यंत्र कांड तथा अन्य अभियोगों के मामले में मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। नंबर 3, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थीं। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगिनी भी रहीं। मैडम भीकाजी रुस्तम के आर कामा ने 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार में लगी रहीं। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मैडम भीकाजी कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला व लाल रंग का ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। नंबर 4, अमेरिका। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत से भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी सागर तट, जो पंजाबी आप्रवासियों का स्थायी घर बनने लगा था, लगभग 1906 ईस्वी में इन भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू की तथा ब्रिटिश शासन विरोधी सामग्री प्रकाशित करने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख भारतीयों में द्वारकानाथ दास थे, जिन्होंने 1907 ईस्वी में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित करने लगे, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त 1907 ईस्वी में ही पश्चिमी तट पर निर्वासित की जिंदगी व्यतीत कर रहे रामनाथ पुरी ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। इसी कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ गया। इस संगठन ने सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से कार्य करना प्रारंभ किया। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया।
जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। गदर पार्टी के अन्य नेताओं में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान एवं मैडम भीकाजी कामा थीं। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया, जिसे बाद में मासिक कर दिया गया। गदर को उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती के साथ साथ पख्तूनी भाषा सहित 7 भाषाओं में निकाला गया। गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। गदर नामक पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करने के साथ साथ क्रांति के लिए तैयार करना था। 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब इस दल का कार्यभार रामचंद्र ने संभाला। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ और गदर पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गदर पार्टी के अतिरिक्त अन्य संगठनों में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना कनाडा में जीडी कुमार ने की तथा जीडी कुमार ने गुरमुखी भाषा में स्वदेश सेवक नामक अखबार भी निकाला। इसी क्रम में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 ईस्वी में तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने अमेरिका के सिएटल में की। तारकनाथ दास ने 1908 ईस्वी में कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र भी निकाला। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना मई 1913 ईस्वी में अमेरिका के पोर्टलैंड नामक स्थान पर लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना एवं हरिनाम सिंह तुंडीलाट ने की। नंबर 5, जर्मनी। जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की मशाल को जलाने का श्रेय मैडम भीकाजी कामा एवं लाला हरदयाल को जाता है। लाला हरदयाल ने जर्मनी के बर्लिन में 1916 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। नंबर 6, अफगानिस्तान। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। नंबर 7, कामागाटामारू प्रकरण। यह प्रकरण 1914 में हुआ, जिसका विवरण सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट और जेम्स कैम्पबेल की पुस्तक भारत की राजनीतिक व्याधि में मिलता है। कनाडा सरकार ने भारतीयों को अपने यहां प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया गया था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता है जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। लेकिन उस समय ऐसी कोई नौ परिवहन व्यवस्था नहीं थी जो डायरेक्ट भारत से कनाडा पहुंचाती। लेकिन नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे गुरदत्त सिंह ने कामागाटामारू नामक एक जहाज को मार्च 1914 ईस्वी में हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट बूने के माध्यम से किराए पर लिया तथा उसमें 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के वैंकूवर के लिए रवाना हो गए। कामागाटामारू जहाज अब याकोहामा जापान पहुंचा तो वहां पर गदर आंदोलन के क्रांतिकारी भगवान सिंह और बरकतुल्ला जहाज पर आए और यात्रियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत के लिए कहा। 23 मई 1914 ईस्वी को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने जहाज उतरने की इजाजत नहीं दी। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों से लड़ने हेतु हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में एक शोर कमेटी गठित की गई। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा से बाहर कर दिया तथा भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बज कलकत्ता में पहुंचने पर यात्रियों एवं फिरंगियों के मध्य झड़पें हुई, जिसमें 18 यात्री मारे गए, 202 को जेल में डाल दिया गया तथा कुछ लोग भागने में सफल रहे। नंबर 8, तोशामारू कांड। 1914 ईस्वी में तोशामारू नामक एक जहाज पर गदर पार्टी के कुछ सदस्य लौट रहे थे। जहाज सिंगापुर रुका, जहां पर क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में क्रांतिकारी भावना जागृत हुई। फलस्वरूप सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जमादार चिश्ती खां एवं डुंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेजी सैनिकों के अड्डों पर कब्जा करके तिरंगा झंडा लहराया गया, जिसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, सिल्क पेपर षड्यंत्र केस।
सन 1905 ईस्वी में मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र महमूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे गए, जो कि बाद में पकड़े गए। इस षड्यंत्र को सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना। फिरंगियों ने अपनी बांटो और राज्य करो कहावत को चरितार्थ करते हुए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव पर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजात्य वर्ग के थे, शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिले। आर्चबोल्ड ने ही इस प्रतिनिधिमंडल के निवेदन पत्र का मसविदा तैयार किया था। शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और मुसलमानों के विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की गई, जिसके बदले में मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। नवाब सलीमुल्लाह को हबीबुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। इन गतिविधियों के पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य में पहला उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा दूसरा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। इसी क्रम में तीसरा उद्देश्य लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके संयुक्त सचिव मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। 1907 से 1909 ईस्वी के वर्षों के दौरान मुस्लिम लीग का मुख्य कार्यक्रम अपनी स्थिति मजबूत करना और पृथक निर्वाचक मंडल के लिए संघर्ष करना था। 1908 ईस्वी में लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। 1908 के अधिवेशन में ही आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नंबर 9, अहरार आंदोलन। 1906 ईस्वी। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया, जिसके नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक आदि शामिल थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की चापलूसी नहीं करनी चाहिए तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी अथवा प्रतिनिधिक व्यवस्था स्थापित करना नहीं था। 1909 ईस्वी में भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना था, लेकिन गहरा उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, जो कि भारत विभाजन का कारण बना। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। कांग्रेस ने इन सुधारों का 1909 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कड़ा विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्ले से इंग्लैंड में भेंट कर विधान परिषदों और कार्यकारिणी में समुचित सुधारों की मांग की। नंबर 11, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधारों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को काफी तेज कर दिया, जिसको रोकने के उद्देश्य से 1911 ईस्वी में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा सरकार के विरुद्ध सभाएं करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई।
इस अधिनियम के माध्यम से उग्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने भारतीय प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली। इसी क्रम में 1913 ईस्वी में फौजदारी संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करना था। नंबर 12, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा बंगाल के एक नए प्रांत का गठन किया गया, जिसमें सिलहट के अतिरिक्त समस्त बंगाली भाषी जिले शामिल थे। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम का भी एक पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ। असम के इस नवगठित प्रांत में सिलहट को भी शामिल किया गया। यह विभाजन 1912 से लागू हो गया। इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। दिसंबर 1912 ईस्वी को राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। नंबर 13, 1916 ईस्वी का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में हुआ विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल एवं नरम दल को पुनः कांग्रेस के मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया और अंततः 1916 के अधिवेशन में उन्हें सफलता हासिल हुई। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया तथा कांग्रेस के साथ सहयोग करने पर बल दिया। बाल्कन युद्ध के बाद भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार से रुष्ट थे। 1915 ईस्वी में अपने वार्षिक अधिवेशन बंबई में मुस्लिम लीग ने अन्य संप्रदायों के परामर्श से राजनीतिक सुधारों की एक योजना बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें अनेक कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। इसी अधिवेशन में लीग और कांग्रेस ने एक ही स्थान और एक ही समय पर अपने अगले वार्षिक अधिवेशनों को आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसके क्रम में दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। इन दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया, जो कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए असहयोग आंदोलन के स्थगन पर कांग्रेस और लीग दोनों इस समझौते की भावना के अनुरूप एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे तथा एक ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। लेकिन असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया और लीग कांग्रेस से अलग चलने लगी। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाले कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस से पृथक हो गई। पूना सार्वजनिक सभा ने तिलक को अपना प्रतिनिधि बनाकर लखनऊ भेजा था, जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादियों तथा उग्रवादियों को पुनः एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 14, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल लीग की सर्वप्रथम स्थापना आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में हुई थी। भारत में होम रूल की व्याख्या सर्वप्रथम 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। इंग्लैंड के प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त होने के समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने तथा होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसके क्रम में 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट एवं तिलक दोनों के होम रूल आंदोलन का लगभग उद्देश्य एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। 8 मई 1915 को जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों का पूना में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बैप्टिस्टा ने राजनीति में तिलक के पुनः प्रवेश का स्वागत किया तथा होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप तिलक द्वारा बेलगांव में स्थापित की गई होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष
जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। कमेटी के अन्य सदस्यों में जीएस खापर्डे, वीएस मुंजे एवं आरपी करंडीकर चुने गए। इस लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से अपने होम रूल की अवधारणा स्पष्ट करते हुए बताया कि स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। इन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ एनी बेसेंट के होम रूल लीग की संस्थापक स्वयं एनी बेसेंट तथा सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थीं, जिनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, जहां उन्होंने स्वतंत्र चिंतन, फ्री थॉट, उग्र सुधारवाद, रेडिकलिज्म, फवियनवाद और ब्रह्म विद्या थियोसॉफी के प्रचार में भाग लिया। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना बनाई। एनी बेसेंट ने अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती, अतः वे राजनीतिक संघर्ष में कूद पड़ीं। एनी बेसेंट ने यह अनुभव किया कि उदारवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन है कि वह स्वशासन की दिशा में कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इस स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवील के प्रकाशन के साथ हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवील के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बी चक्रवर्ती तथा जे बैनर्जी आदि नेताओं ने एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। इसके बावजूद होम रूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस कर ब्रिटिश सरकार ने 15 जून 1917 ईस्वी को एनी बेसेंट तथा उनके 2 सहयोगियों जीएस अरुंडेल और वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता इसमें शामिल हो गए। लीग द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह शुरू करने के पहले ही सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों के प्रभाव का लगभग सूर्यास्त हो गया। इसकी व्यापक सफलता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। दिसंबर 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई थी। परिणाम स्वरूप अब एनी बेसेंट को लगा कि आंदोलन की जरूरत नहीं है। नंबर 15, मॉन्टेग्यू घोषणा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों और होम रूल आंदोलन की लोकप्रियता का ब्रिटिश शासन पर संयुक्त प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप उसे अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके क्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया। मॉन्टेग्यू ब्रिटेन के लिबरल पार्टी के नेता थे, जिन्हें भारतीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की
कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसे कांग्रेस ने असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी, परंतु नरमपंथी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 ईस्वी को एक सभा करके उस रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। नंबर 16, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इन सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा यह निश्चय किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे। इन सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया, जिसका जन्मदाता लाओनिल कार्टिश था। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। इनमें आरक्षित विषयों के अंतर्गत आने वाले विषय वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि थे, जिनका प्रशासन गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जिम्मे रखा गया। इसके विपरीत हस्तांतरित विषयों में कम महत्वपूर्ण विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि रखे गए, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से करता था। द्वैध शासन प्रणाली 1920 से 1936 तक अर्थात 16 वर्ष तक लागू रही। इसी क्रम में केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जिनमें निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 सदस्यों में से 41 सदस्य नामजद होते थे, जबकि ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 26 नामजद तथा 34 चुने हुए सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। इसके विपरीत केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर गहरा नियंत्रण था। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया तथा भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार दे दिए गए। प्रत्येक वर्ष बजट के प्रस्ताव दोनों सदनों में रखे जाते थे। 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा पंजाब में सिखों को और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके इसका विस्तार किया गया। इस अधिनियम के खंड 5 में अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान रखा गया तथा इसी के अंतर्गत साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। मॉन्टेग्यू के सुधारों का मसविदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु तथा अंग्रेजी संसद के सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट शामिल थे। अगस्त 1918 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया, जिसमें इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बताकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी गई। तिलक ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बताया और कांग्रेस ने इस अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1920 ईस्वी में आयोजित चुनाव का बहिष्कार किया। नंबर 17, रोलेट एक्ट 1919। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी जांच का विषय था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और इनका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। भारत रक्षा कानून की अवधि का समापन ही रोलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण था। कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया, जिसे रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था।
इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। इनके अतिरिक्त इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में जमना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी तथा बीजी हरमिसन प्रमुख थे। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। यह आक्रोश तब अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों नेता दिसंबर 1919 ईस्वी में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति से संबद्ध थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने पोस्ट ऑफिस और टाउन हॉल पर हमले किए, टेलीग्राफ तार काट दिए गए और गोरे लोगों को भी मारा पीटा गया। अमृतसर शहर की स्थिति से बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को शहर का प्रशासन सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल और डायर को सौंप दिया, जिसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारी करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैशाखी के दिन सायं करीब 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। यह आयोजन हंसराज ने किया था। इस सभा में ज्यादातर लोग ऐसे शरीक हुए जो गांवों, कस्बों से बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। दूसरी ओर डायर ने उस दिन 9:30 बजे ही सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था। सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की रिहाई एवं रोलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी की जा रही थी। इस स्थिति में डायर ने 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटने का आदेश देकर कुछ सैनिकों के साथ बाग के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया और फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सभा स्थल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं तथा एकमात्र गेट था, जिस पर डायर के सैनिक खड़े होकर गोली चला रहे थे। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ के सीने छलनी होते रहे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तविकता में इस हत्याकांड में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। दीनबंधु F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इस कार्य के संबंध में कहा कि तुम्हारी कार्यवाही ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। इस बर्बर हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब के लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा एवं वजीराबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें करीब 288 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अनेक प्रकार की सजाएं दी गईं। जलियांवाला बाग नरसंहार के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर पेशे से वकील थे। 1907 में मद्रास के एडवोकेट जनरल के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। इस पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय थे। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतान की संज्ञा दी। नंबर 19, हंटर कमेटी 1919 ईस्वी। विवशतावश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग की स्थापना की, जिसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय सदस्य थे। ये 3 भारतीय सदस्य क्रमशः सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया। समिति ने डायर पर दोषों का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाने का दंड दिया गया।
ब्रिटिश अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तथा ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। अंग्रेजी पत्र मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल डायर को 30,000 पाउंड की रकम पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। माइकल ओडायर की ऊधम सिंह ने मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज नामक एक संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन ने डंडा अखबार नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। नंबर 20, तहकीकात कमेटी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसे तहकीकात कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय तथा सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास एवं जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया एवं सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार के उदासीन रवैये से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।